नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे 30 सीडीपी के प्रश्न हैं जो कि बाल विकास के ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके विगत वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से देखेंगे और सभी का एनालिसिस करेंगे। कहने के लिए 30 प्रश्न है, लेकिन एनालिसिस के द्वारा ये आपके पूरे से पूरे लगभग 50 सुपर प्रश्नों की श्रृंखला को हम कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, कैसे होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। यहाँ पे देखिएगा, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपने आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं सकते हैं और अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। याद रखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वह स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं कि अपने आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं सकते। अगर वो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकते तो वह प्रतिभाशाली बालक कैसे कहलाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये भी बात सही है, सही हम मानते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब देखिए ए और सी को देखिए, ये स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ये बात को देखिएगा तो आपको मिलेगा कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वह अंतर्मुखी होते हैं। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 1 को माना है। सी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो ऑप्शन आपका गलत है। ये बात को ध्यान रखिएगा और समझिएगा, इस बात को समझिएगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो आईक्यू है, जो आईक्यू बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है, आप लोग देखिएगा, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100। सबसे पहले आपको बता दें, प्रतिभाशाली, ध्यान दीजिएगा, जो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि है, इसका निर्धारण टर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और टर्मन साहब कहते हैं कि जिस बच्चे की आईक्यू 140 प्लस है उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, कहीं भी पूछ देगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसे कहते हैं। तो जिस बच्चे का आईक्यू बुद्धि लब्धि 140 प्लस है उसे प्रतिभाशाली। और एक प्रश्न और बनता है कि सामान्य बुद्धि के बच्चे किससे कहते हैं, तो 90 से लेकर 120 तक। कितना तक दोस्तों, 90 से लेकर 120 तक के जो बच्चे होते हैं आईक्यू के बच्चे, उन्हें हम लोग सामान्य बुद्धि के बच्चे कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा जो डांट से ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है, इसी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों में से किससे ग्रस्त है वो बच्चा। जो क्या कर रहा है, वह सा को वाज और एक न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन वर्डों में वे अंतर नहीं कर पाते हैं, वह बच्चा क्या कहलाता है। जब आप देखेंगे शब्द जबलिंग विकार है उसे कि डिसलेक्सिया है कि डिस्माफिया है कि डिसलेक्सिया है, आप इसको देखिएगा। जब आपको ऐसे चीज मिलेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चा वाज को सा चाहे सा को वाज कर ले रहा है, मतलब वह वर्णों के बीच, जैसे व और ब के बीच ऐसी बात कर ले, स के बीच ऐसा अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह बच्चा कौन सा, जैसे अंग है और अड़ा है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है, किस प्रकार के विकार से ग्रसित है। याद रखिएगा, वह क्या नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले ये देखिए, वह पढ़ने में उसके संबंधित न दिक्कत है, वह पढ़ने में एक शब्द को दूसरा शब्द समझ ले रहा है। इससे मतलब है, आप इससे अर्थ निकालिए कि वह बच्चा को पठन संबंधित विकार है। और पठन संबंधित विकार हो, जब बच्चा सा को वाज पढ़े, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़े, तो उस बच्चा को क्या है भाई, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चा जो होता है कोई भी शब्द को सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है। इस बात को याद रखेगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला परीक्षा में यही ऑप्शन है जो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि एक बच्चे को पढ़ने संबंधित अशुद्धि है या पढ़ने संबंधित उसके अंदर विकार है, तो वह कौन सी उसके अंदर अव्यक्तता है, तो उसे डिसलेक्सिया। इस बात को याद रखेगा। जब भ्रम की स्थिति आ जाए, जब कहीं भ्रम जैसी स्थिति आ जाए तो उधर डिस्माफिया होती है। जैसे मान लीजिए मुर्गा को मोर मान लिया जाए, मोर और मुर्गे में अंतर नहीं कर पाया जाए, तो वहां पे डिस्माफिया होती है, भ्रम जैसी स्थिति आ जाती है। ये बात को याद रखिएगा। एक बात और पूछता है कि बच्चा है जो कि क्या करता है, वह कैलकुलेशन, मतलब कि वह गुणन संबंधित उसके अंदर वैकल्प है, गुणा नहीं कर पाता है या गुणन संबंधित उसके अंदर अशुद्धियां हो जाती है, तो उसके अंदर कौन सी विकार है, तो आप याद रखिएगा, वह डिस्कूलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्कूलिया। भ्रम संबंधित स्थिति आती है तो डिस्माफिया, और पठन संबंधित आती है तो डिसलेक्सिया, और लिखने संबंधित कोई अशुद्धि आती है तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ये सभी चीजों को याद रखिएगा। यही चीज के इर्द गिर्द पूछता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला परीक्षा में, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, या डिसलेक्सिया को बहुत ध्यान रखिएगा। जब बच्चा पढ़ने संबंधित कोई भी कठिनाई करेगा ना, आप ऑप्शन में थोड़ा घुमा कर देता है। इस समय
सीटेट में बहुत ज़्यादा घुमा कर देता है, तो बच्चे इसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है उसके अंदर। जब देखिएगा पढ़ने संबंधित कोई विकार बच्चे के अंदर आ रहा है, पठन संबंधित विकार आ रहा है, तुरंत ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, डिसलेक्सिया के साथ जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का रहा है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निरोग्य नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल। याद रखिएगा, बच्चों के बीच कभी तुलना नहीं करना है। हमारे जितने भी प्यारे प्रशिक्षु होंगे वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का मतलब होता है कि अन्य शिक्षार्थियों के लिए मॉडल नहीं बन सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। सबसे गलत ऑप्शन नंबर डी है और सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सी देखेंगे, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। कोई भी बालक चाहे वह कितने भी बड़ी जानकारी उसके अंदर हासिल क्यों ना हो, लेकिन बिना शिक्षक के वह कोई भी शिक्षक कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग अलग प्रकार के कौशल और अलग अलग प्रकार की योजना की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 3 का आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, किसी विषय में पिछड़ जाने का कारण होता है कि बच्चे किसी मानसिक न्यूनता से ग्रस्त होते हैं। निम्न में से कौन सा मानसिक न्यूनता का सूचक नहीं है? यहाँ पे दोस्तों याद रखेगा, नहीं है पूछा है, क्या नहीं पूछा है? नहीं है पूछा है। कितने ऐसे बालक होंगे जो कि इसका गलत आंसर बताएंगे? सबसे पहले देखिएगा, नहीं है। कभी भी ऑप्शन में नहीं है पूछे तो उसका गलत प्रश्न है तो गलत का गलत ही आएगा, ठीक ना। जो नहीं रहेगा ना वही ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे अपने माइंड में सेट रखिए। तो बालकों में बुद्धि लब्धि कम होना, ये बात है कि बालकों का एकाग्रचित होकर कार्य करना और किसी प्रकार के मानसिक रोग होना और स्मरण शक्ति कम होना। याद रखिएगा, कोई भी बालक पिछड़े जाने का एक कारण है। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कोई बालक है और पिछड़ गया है तो पिछड़ जाने का सबसे अच्छा कारक क्या है? ये बात अगर करें, सबसे अच्छा कारण क्या है, तो याद रखिएगा डी भी है। ये अच्छा कारण है आपका। बालक में किसी प्रकार का मानसिक रोग होना ए भी है और बुद्धि लब्धि का कम होना ए भी है। लेकिन पूछा है कि कौन मानसिक न्यूनता का सूचक नहीं है। याद रखिएगा प्यारे, नहीं है पूछा है तो कौन सा नहीं है? बालकों का एकाग्रचित होकर कार्य करना। अगर बच्चा एकाग्रचित होकर कार्य करेगा तो वह न्यूनता कार्य नहीं करेगा, वह पिछड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए गलत का ऑप्शन सही वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह पूछा है ना, देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मानसिक न्यूनता का सूचक नहीं है, तो सूचक यही नहीं है, ये तीनों हैं। पिछड़ जाने का सूचक ए है, सी है, डी है, जबकि बी नहीं है। तो बी नहीं है तो नहीं है, तो उसको आंसर हम लोग सही मानेंगे। नहीं का नहीं ही आंसर हम लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हावर्ड गार्डनर 55 नंबर कर रहा है। हावर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक हैं और हावर्ड गार्डनर जो होते हैं वह बहुबुद्धिता का सिद्धांत देते हैं और उनके अनुसार जो बहुबुद्धिता के 8 सिद्धांत इन्होंने दिया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों में इन्होंने नहीं बांटा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर कहते क्या है? बुद्धि एक इकाई है, नहीं बहु इकाई को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं, नहीं, ऐसी इन्होंने कुछ बातें नहीं कही है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग आयाम होते हैं, अलग प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर बुद्धि को 8 भागों में बांटे हैं। 8 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। बताइए, तनाव को नियंत्रित नहीं करेंगे तो बच्चा स्वतंत्र रूप से कैसे पढ़ पाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना चाहिए। याद रखिएगा, बच्चों को कभी भी कक्षा से अलग नहीं बैठाना है, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो कितना भी मंद बुद्धि बालक क्यों ना हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, कक्षा के साथ ही किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी जानकार क्यों ना हो, आपको उसको एक कक्षा में जोड़ कर ही पढ़ाना है, इस बात को याद रखेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देंगे। कभी भी बालक को चुनौती देना, दंड देना, रटाना, अलग बैठाना, ऐसा काम करेंगे नहीं, ये बात को याद रखेगा।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। याद रखिएगा, जहाँ बच्चा मस्ती से सीख रहा हो, जहाँ बच्चा को सीखने में आनंद आ रहा हो, जहाँ बच्चा अपनी पुरानी बातों को जोड़कर सीख रहा हो, वह ऑप्शन सही होता है। तो एक शिक्षिका को अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, तो उसको गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। चलिए यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, ये बात को याद रखिएगा। इस बात को आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह कौन सी रोग से पीड़ित है, मलेरिया से। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सीटेट ईवीएस पोर्शन में पूछे जाने वाला प्रश्न मलेरिया है। मलेरिया जो होता है वह मच्छर के काटने से होता है, ये बात को याद रखिएगा। मलेरिया से तो पीड़ित होगा नहीं, ये तो एक प्रकार का बुखार है, ये बात को याद रखिएगा। डिसलेक्सिया है, फाइलेरिया है और टाइफाइड है। टाइफाइड भी दूषित जल के सेवन से होता है। याद रखिएगा, वह सी को डी और डी को सी लिख रहा है इसलिए कि उसको इस देखने संबंधित विकार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, इस बात को याद रखेगा, यह एक प्रकार का विकार है जो कि आंखों से उत्पन्न होता है। चलिए 8वां देखते हैं, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ठीक है, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा कहा गया है, कि विशेष शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है, कि आपका समाकेतित शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है, कि कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा नहीं, ये बात को याद रखिएगा। ये बात को देखिएगा कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, विशेष शिक्षा का कोई बात नहीं है, वर्णन नहीं है, समकेतित शिक्षा का कोई भी बात वर्णन नहीं, कहीं ना आपको सीडीपी में नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा अर्थात समान शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे बैठाकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा उन्हें दी जाए। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। याद रखिएगा, कह रहा है कि जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चा अलग अलग भूमि से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग मजहब से आता है, सभी को एक साथ एक कक्षा में बैठाकर आप पढ़ाएंगे तो अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन क्या है, तो गलत है। ये बात गलत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अगर गलत आ गया तो इसको आप काट दीजिएगा। वो अलग अलग मजहब के बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग समाज से आते हैं, तो अपने समाज से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो अन्य बच्चों को सीखने में मदद करेंगे। याद रखिएगा, गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी दिया है गलत है, तो ये दोनों को काट दीजिए। ये देखिए सही है और ये भी दोस्तों सही है। तो अब इसको देखिए, सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। दिखाई श्रेणीबद्ध कैसे दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सही है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जैसे हमारे अंदर जो कौशल है मैं अपने साथी को सिखाऊंगा, जो उसके अंदर कौशल है उसको मैं सीखूंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है मतलब कि कौन ऐसा इसमें प्रेरक है जो बच्चा जन्म से नहीं सीख कर आता है। जन्मजात उसे प्रेरक नहीं होते बल्कि वह बाद में सीख जाता है। याद रखिएगा, जब बच्चा छोटा होता है माँ के गर्भ से, जब वो बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है तो बच्चे को भूख लगती है, तो यह आपका क्या है दोस्तों, ये जन्मजात प्रेरक है। प्यास लगना ये भी जन्मजात प्रेरक है, ये बच्चा कभी सीखता नहीं है। याद रखिएगा, बच्चा जब रोते रोते सो जाता है, थक जाता है तो वह सो जाता है। नींद भी आपका जन्मजात प्रेरक है। लेकिन याद रखिएगा, जो इसमें आपकी आदत है ना, आदत बच्चा बाद में डाल लेता है। किसी भी वस्तु के प्रति जब उसके अंदर आदत पड़ जाती है ना, तो बच्चा उसको पाना चाहता है, उसके प्रति वह आकर्षित होना चाहता है। तो निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो जन्मजात प्रेरक आपका आदत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सभी है क्या दोस्तों, ये जन्मजात प्रेरक हैं, ये बात को याद रखिएगा। जैसे आपका जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक होता है। अर्जित प्रेरक आपका आदत हो गया, आपका दंड पाना हो गया, आपका पुरस्कार पाना हो गया, आपका जैसे खेलना हो गया, ये सभी अर्जित प्रेरक हैं जो बच्चा जन्म के बाद अर्जित करता है, समाज से या परिवार से अर्जित करता है, सीखता है। लेकिन जन्मजात प्रेरक वो होते हैं जो बच्चा किसी से सीखता नहीं,
अपने अनुभव के आधार पर उसके अंदर ये गुण विकसित होने लगते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ये सभी आपके जन्मजात प्रेरक हैं। लेकिन जन्मजात प्रेरक कौन नहीं है? तो आदत नहीं है इस प्रश्न के अनुसार। चलिए यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। एक महान मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, और वे कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है। तो इनके अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। अवबोधन व अवधारणात्मक प्रक्रिया से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन से। याद रखिएगा ये कुछ होगा नहीं। आपको बता दें, कहीं भी आप सीडीपी के जो भी प्रश्न हल करने जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, तो आपको ये मनोवैज्ञानिक आ जाए वाइगोत्स्की साहब, ऑप्शन चारों देखिएगा। चारों ऑप्शन में अगर आपको कहें सामाजिक जैसी बात आ जाए, बच्चों एक दूसरे से सामाजिकता से सीखने की बात कर दे, सामाजिक शब्द ही या समाज शब्द ही, जिसको इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहते हैं, कहीं भी आ जाए, तुरंत आप उसी ऑप्शन के साथ चले जाइएगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। 90 से 95% ऐसी कंडीशन आती है जो वाइगोत्स्की को सामाजिकता से ही जोड़ के ऑप्शन को सही मान लिया जाता है। ये बात को याद रखेगा, 1 नंबर आपका वहीं से सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक किससे नहीं किया जा सकता है? तो उसके सामाजिक संदर्भ से नहीं कर सकते हैं। वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज से जुड़ के कुछ चीज को सीखता है। ला चामोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और आप लोग याद रखेगा, स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों नकल करके, एक दूसरे की नकल करके बच्चा सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पियाजे एवं वाइगोत्स्की दोनों को बात याद रखा है कि अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, ठीक ना, क्या होता है? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, और उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। याद रखेगा, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से नहीं होता है, पहली बात ये याद रखेगा। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी, कहीं भी अगर बालक निष्क्रिय रूप है ना, बालक कक्षा में सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको कहीं भी मिलेगा सीडीपी में, देखिएगा सभी ऑप्शन को बालक को ही महान मान के ऑप्शन निकाला जाता है, उसका आंसर निकाला जाता है। आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऐसा ABCD में है जिसमें बच्चा एक्टिव है। याद रखेगा, यहाँ पे निष्क्रिय है दोस्तों, एक्टिव नहीं है बच्चा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिक्षा द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षक द्वारा कभी पुनर्बलन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा, ये आपका सही है। कैसे सही है देखिएगा, एक महान मनोवैज्ञानिक है पियाजे और वाइगोत्स्की, इनके अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वह एक्टिव भूमिका निभाते हैं, वही सीखने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गृह कार्य देने से पाठ की पुनरावृत्ति होती है। गृह कार्य देने से, गृह कार्य का मतलब होता है कि बच्चे को कक्षा में कुछ ऐसा प्रश्न या ऐसा कुछ दिया जाता है लिखने पढ़ने को, जो बच्चा उसको घर जाकर पढ़ लिख कर आता है और पुनः उसको कक्षा में सुनाता है। तो गृह कार्य बच्चे को देने से पुनरावृत्ति होती है। किस चीज की पुनरावृत्ति होती है? इसलिए गृह कार्य को देना चाहिए। गृह कार्य नियमित रूप से देते रहना चाहिए। बात ये कह रहा है, गृह कार्य का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए, और किसी भी विषय का गृह कार्य दिया जा सकता है, और बुद्धिमान छात्रों के लिए गृह कार्य अनिवार्य नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई भी बालक हो, आप उसको अन्य बालकों से छाट कर नहीं रह सकते, चाहे उसके IQ या बुद्धिमानिता गुण कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा कि बुद्धिमान छात्रों के लिए गृह कार्य अनिवार्य नहीं है, तो डी गलत हो गया। ABC में आप देखेंगे, गृह कार्य नियमित रूप से देना चाहिए, गृह कार्य का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है, ये बात को याद रखिएगा। लेकिन जितना ऑप्शन नंबर आपका B सही है ना, उतना कोई नहीं सही है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि गृह कार्य का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। आप किस बच्चे को गृह कार्य देंगे, मतलब उसमें ऑप्शन नंबर A भी आ रहा है कि अगर आप गृह कार्य देंगे तभी तो उसकी जांच करेंगे। आप देखेंगे बच्चा गृह कार्य को किया है कि नहीं किया है, कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे सही कर रहा है, इस बात को देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को गृह कार्य अगर दे रहे हैं तो उसकी आप लोग जांच जरूर करेंगे। 14 नंबर देखते हैं, छात्रों को कोई विषय अरुचिकर लगने के मूल में निहित है। अरुचिकर मतलब उसमें रुचि नहीं ले रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो
मैथ को नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी को नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इनको हिंदी में बहुत रुचि आती है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपके सामाजिक विज्ञान में रुचि आती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ईवीएस की कहानी सुनने में काफ़ी रुचि लगती है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कह रहा है कि छात्रों को कोई विषय अरुचिकर लगने के मूल्य निहित है। अरुचिकर क्यों लगेगा? छात्रों की अयोग्यता एवं उदासीनता के कारण अनाकर्षण शिक्षण विधि होगी, कि शिक्षक का उपेक्षापूर्ण व्यवहार होगा, कठिन पाठ्य सामग्री होगी। याद रखिएगा, जब कहीं भी बच्चे को कोई भी चीज पढ़ने में अरुचि लगती है तो बच्चा उसमें क्या नहीं लेता है? रुचि नहीं लेता है, बच्चा उसके तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर अनाकर्षण होगा, अनाकर्षण शिक्षण विधि जब आप लागू करेंगे तो बच्चा उसको सीखने के प्रति आकर्षित ही नहीं होगा, तो बच्चे के अंदर रुचि भी नहीं जागेगी। और बच्चा जब तक किसी बात को सीखने के रूप में अगर उसके अंदर कोई रुचि न आए ना दोस्तों, तो उसको वो चीज अरुचिकर लगती है और सीखना उसके लिए मददगार नहीं होता है। तो 14 का बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है। यहाँ पे शिक्षक की कक्षा के प्रति उदासीनता का कारक है। बालक की कक्षा में उदासीनता, छात्रों में उच्छृंखलता का कारण, छात्रों के कक्षा से भागने की प्रवृत्ति और बालकों के पिछड़ने का कारण। याद रखिएगा, प्रश्न है कि शिक्षक की कक्षा के प्रति उदासीनता का कारक क्या है। तो याद रखिएगा, सभी को देखिएगा, बालकों के पिछड़ेपन का, कि बालकों की कक्षा में उदासीनता का, कि छात्रों के कक्षा से भागने की प्रवृत्ति का, कि छात्रों में उच्छृंखलता का। तो जब इसको देखिएगा तो आपको मिलेगा कि शिक्षक की कक्षा के प्रति उदासीनता का कारक यही है कि बालक की कक्षा में उदासीनता का। अगर बालक कक्षा में उदासीन है, बालक किसी कार्य को करने के प्रति एक्टिव नहीं है, तो बालक कभी भी सीख नहीं पाएगा। ये बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है। याद रखिएगा, पर्सनल, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनल, भिन्नता का अर्थ क्या होता है? किन्हीं भी दो व्यक्तियों के शारीरिक भिन्नता का होना, किन्हीं दो व्यक्तियों में आयु का अंतर होना, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक समरूपता न होना, और किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक एकरूपता होना। याद रखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता की अगर बात आपको करें तो कभी भी आप लोग देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? जैसे दो लोगों के बीच में व्यक्तिगत भिन्नता आती है, तो अगर उस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को दोनों के बीच अगर तुलना किया जाए तो व्यक्तिगत भिन्नता यही होती है कि किन्हीं दो व्यक्तियों में अगर उनकी हम भिन्नता को देखेंगे तो उसके अंदर शारीरिक, उसके अंदर मानसिक और उसके अंदर संवेगात्मक समरूपता अगर नहीं है तो उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत भिन्नता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम व्यक्तिगत भिन्नता को हम डिवाइड करेंगे तो दो व्यक्तियों के बीच अगर हम उसके शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को और संवेगात्मक विकास का उसका हम अध्ययन करेंगे तो हमको मिलेगा कि दोनों लोगों के बीच समरूपता नहीं है। समरूपता का मतलब समान रूप नहीं है। हमारा जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास है वो दूसरा है, और मेरे साथ जो बैठा हुआ बालक है उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास दूसरा है। तो जब दोनों के बीच एकरूपता या समरूपता नहीं पाई जाएगी तो याद रखेगा वही होगी व्यक्तिगत भिन्नता। 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेगा क्या कर रहा है 17 नंबर, पुरस्कार एवं दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कि कृत्रिम प्रेरक है, कि आपका अर्जित प्रेरक है? इस बात को ध्यान देखिएगा, जो पुरस्कार एवं दंड है वह आपको अगर यहाँ पे रहता कि निगेटिव या नकारात्मक प्रेरक है तो भी इस बात यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन इस ऑप्शन को हम ध्यान में रखेंगे। पुरस्कार एवं दंड क्या होता है? ये सकारात्मक प्रेरक कभी नहीं होता है दोस्तों, स्वाभाविक प्रेरक भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिएगा कृत्रिम प्रेरक भी नहीं होगा। पुरस्कार और दंड पाना ये अर्जित प्रेरक है, जो कि आप समाज से या विद्यालय से या शिक्षक से या किसी दूसरे से आप लोग अर्जित करते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अच्छा काम नहीं किए हैं तो दंड मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? मिलता है ना दोस्तों, उसको हम किसी के द्वारा अर्जित करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुरस्कार एवं दंड आपके लिए क्या होगा? अर्जित प्रेरक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉट 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 के कारण प्रतिभाशीलता होता है। किसके कारण प्रतिभाशीलता होता है? मनोसामाजिक कारकों से, वातावरणीय अभिप्रेरणों से, आनुवंशिक रचना से, बी और सी से। याद रखिएगा, आप देखिएगा तो इसमें मिलेगा किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो याद रखिएगा प्रतिभाशीलता में आनुवंशिकता भी अच्छा रूप निर्धारण करती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा भी करती है। सीखने में बच्चे के लिए आनुवंशिक जो बच्चा की आनुवंशिकता गुण होती हैं वे भी काफी
लाभदायक होते हैं। साथ ही साथ जो प्रतिभाशीलता होती है वातावरणीय अभिप्रेरणा, जैसे वातावरण के जितने जैसे जलवायु हो, इसके बाद जो वातावरण के गुण जो भी हो, जैसे परिवेश हो, चाहे जो भी मानव का जो भी परिवेश है, वातावरण है, जहाँ पे रह रहा है वहाँ के जो परिवेश हैं, सभी चीज उससे सीखने में मददगार होते हैं। तो याद रखेगा अगर बी और सी दोनों है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वातावरणीय अभिप्रेरणा और आनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशीलता होती है, बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालक तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। प्रतिभाशाली बालक है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा ही। वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण कर लेते हैं। तो याद रखेगा प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बात करेगा तो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा अगर इस प्रश्न को हम देखें तो जब ये प्रश्न बना था सीटेट में तो यह विवादित प्रश्नों की श्रेणी में रहा था। तो कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को माना था, कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को माना था, और सभी पक्षों ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो थे अपने पक्ष को सीटेट में उन्होंने रखा था, सीटेट के सामने रखा था। तो प्रतिभाशाली बालक को सीटेट ने ऑप्शन नंबर डी माना था कि इसका डी सही होगा। बाद में डी के साथ ही सभी लोग गए भी और डी को सही भी माना गया। लेकिन याद रखिएगा प्रतिभाशाली बालक जो होता है तीव्रता और आसानी से सीखता है, ये भी बात सही है। अगर कहीं ना आपको आ जाए ना तो इसको माइंड में रखे रहिएगा। लेकिन अगर डी आ रहा है कि कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण कर देते हैं, ये भी प्रतिभाशाली बालक के गुण होते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए और डी दोनों सही होगा, इसलिए आप ए और डी को दोनों को ध्यान में रखिएगा। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो तीव्रता और आसानी से कोई चीज को सीख लेते हैं, याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर। कभी भी बच्चों को अंक और ग्रेड के आधार पर आप लोग उसके पर ध्यान नहीं देंगे। कोई बच्चा तेज है तो उसको ज्यादा ध्यान देना, कोई कमजोर है तो उसको कम ध्यान देना, ऐसा नहीं करना है। एक छत और एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यालय किसी भी मजहब, किसी भी जाति, कितना भी जानकार, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप उसको एक कक्षा में समावेशी शिक्षा अर्थात समान शिक्षा सबको देंगे, ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पर, ये तो बात सही है। यहाँ पे देखेंगे शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करने पर। चलिए यहाँ देखते हैं सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो याद रखिएगा जब 20 को आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बच्चों के सहभागिता, सक्रिय सहभागिता। जहां बच्चा सक्रिय हो, जहां बच्चा एक्टिव हो, ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चा सक्रिय सहभागी रहेगा, सक्रिय रूप से किसी भी चीज में भाग लेगा, सीखने में वह भाग लेगा, तो वह किसी चीज को आसानी से समझ जाएगा। यही होता है और शिक्षक को यही केंद्रित करना चाहिए कि जो भी कुछ शिक्षा बालक को दे रहे हैं तो उसके प्रति वह बालक कितना आकर्षित है, कितना रुचि ले रहा है, कितना आनंद उस वस्तु को सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के प्रति उत्साहित हो सके। तो इस बात को याद रखिएगा, कहीं भी आपको अभिप्रेरणा या प्रेरणा की बात आए, भीतरी प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, दो प्रकार की प्रेरणा होती है। तो बच्चा जब अपने भीतरी प्रेरणा से वह उसके प्रति आकर्षित होता है तो वह आंतरिक रूप से उसके अंदर कुछ सीखने की लालसा होती है, याद रखिएगा। लेकिन जब उसे कोई बाह्य प्रेरणा दिया जाता है, उसे कोई बाह्य मोटिवेशनल दिया जाता है कि आप इसको सीख लो, आगे बढ़ जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो वह जो मोटिवेशनल होता है वह बाह्य होता है। लेकिन जब बच्चा कब अच्छा सीखता है? जब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो याद रखिएगा। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। चलो इससे करने से पहले समाप्त कर लो, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने एकदम ठीक कर दिया है, किसी के साथ तुलना नहीं करना है, बी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ भी किसी के साथ तुलना कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को एक दूसरे में तुलना नहीं कराना है। काम जल्दी पूरा करोगे, तुम्हें एक टाफी देंगे। कभी बच्चे को लालच या कोई ग्रेड या कोई भी अंक या पुरस्कार के प्रति आकर्षित नहीं कराना है, याद रखेगा। इसे यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जो पॉजिटिव और सकारात्मक
सकारात्मक ऑप्शन है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगे या तुम सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को कभी ग्रेड नहीं देना है, बच्चे को कभी कक्षा में अलग नहीं बैठाना है, बच्चे को कभी भी पुरस्कार नहीं देना है, बच्चे को कोई भी कार्य लालच देकर नहीं कराना है, इस बात को याद रखेगा। कोई भी कार्य बच्चे को रटाना नहीं है, कोई भी कार्य है जो बच्चे को अनुशासन के अंदर रख कर नहीं कराना है, कोई भी कार्य है जो बच्चे को दंड जैसे बातों को कहे आप उसको नहीं करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगे। एक सफल शिक्षक का यही कहना होगा उस समय। चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। इस बात को याद रखिएगा और समझिएगा। आपको मिल जाएगा खेल विधि किस पर आधारित है। तो आपको देखिएगा यहाँ पे शिक्षण शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर कर रहा है, शिक्षण की विधियों पर, और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे सभी कुछ ना कुछ अपनी बातों को कर रहे हैं और सभी आपस में कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ा बहुत सही भी है, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, जब आपको ऑप्शन चारों मिले तो चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कौन ऑप्शन थोड़ा पॉजिटिव बात को कर रहा है। तो निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल विधि के द्वारा बच्चे का मस्तिष्क विकास के साथ साथ बच्चे का शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी विकास थोड़ा बहुत होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? शिक्षण एवं आकलन के लिए समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। कभी मैं आपको बताया हूं ना कि बच्चे को कभी भी अंक के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, मजहब के आधार पर, उच्च नीच के आधार पर आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। और डी है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। कभी भी बच्चे को कठोर नियम नहीं लागू करना है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखा मानक, बच्चे को कोई भी मानक पैमाना, मानक तरीका को नहीं लागू कराना है, याद रखिएगा। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए आप सभी बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके बातों को महत्व देंगे, उनके बातों को आप लोग सुनेंगे और उनको बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। कहीं भी आ जाए बच्चे को अवसर प्रदान करना है, उनसे बातचीत करना है, उनको महत्व देना है, तो ये बात आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का और विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। याद रखेगा, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसे भली बात आप लोग ध्यान रखेंगे तो याद रखेगा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, कि अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का और विषय वस्तु की कठिनाई के स्तर का। याद रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में भली भांति अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको मिलेगा कि आप देखिए कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का आप ध्यान रखेंगे कि विद्यालय में जो भी बालक है जिनको आप शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं वे सक्रिय रूप से उसको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, सीखने के प्रति उनके अंदर कितनी रुचि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम रूपरेखा से मार्गदर्शित होगी। याद रखिएगा, जो नई शिक्षा नीति है वह कैसे, मतलब वो कितने कितने पे बटी है? 4 3 2 5 पे, कि 5 3 3 4 पे, कि 2 3 4 5 पे, 3 2 2 4 5 पे। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति किसको कहती है? ऑप्शन नंबर बी को कहती है। कि याद रखिएगा, बच्चा जो होता है पहली दूसरी कक्षा में, फिर इसके बाद वो ऐसे ऐसे कक्षाओं में इतने इतने वर्ष में पहुंच जाता है, तो 5 3 3 4 पे आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इसको याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? भाषा विकास, यहाँ पे देखिएगा भाषा विकास के बारे में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है लो चॉम्स्की। और लो चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वह किसी भी चीज, बच्चे के अंदर जो भाषा सीखने का गुण होता है वह जन्मजात होता है, इसको याद रखेगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी भी सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेगा। भाषा विकास से संबंध किसका है? तो लो चॉम्स्की का है। ये कहते हैं कि बच्चा में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ करना चाहिए? कोई भी आप एक शिक्षक हैं, किसी बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो आप कहां से उसे भाषा सीखने के लिए स्टार्टअप करेंगे? वाक्यों के निर्माण से, अभी छोटा बच्चा है उसको वाक्य निर्माण आप नहीं कराएंगे। बच्चों के शब्दों के निर्माण से, शब्दों, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा नहीं, आइए ए आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब चलिए बी और सी देखते हैं। शब्दों के निर्माण से बात सही है, लेकिन अक्षरों
अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से ऑप्शन नंबर सी जितना सही है ना, उतना आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है। याद रखिएगा, सबसे पहले हम बच्चों को अक्षरों और शब्दों से, अक्षरों का मतलब हो जैसे अ हो गया, क हो गया, ब हो गया, जैसे छोटे छोटे वर्ण हैं उनके अंदर हम उनके बीच हम अंतर स्पष्ट कराएंगे और उनके मध्य, और इसके बाद हम उनसे जोड़कर छोटे छोटे अक्षरों या छोटे छोटे वर्णों से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शब्द बनाकर बच्चों को सिखाएंगे। जैसे कमल है तो कमल को बनाने में 3 वर्णों का उपयोग किया गया है, क म ल, और उनके बीच अंतर स्पष्ट कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, छात्रों की प्रगति मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। आपको बता दें एनईपी 2020, जो कि एनईपी 2020 में जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका फुल फॉर्म होता है, एनईपी 2020 में कहा गया है कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र का स्थापना किया गया है। तो उस आकलन केंद्र का नाम है क्या है दोस्तों, परख केंद्र। क्या है दोस्तों, परख केंद्र। परख केंद्र मतलब बच्चे की परख करना, ये बात को याद रखेगा। यही है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा और समझिएगा ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि वाले बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे, उन्हें विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। एक सफल टीचर का ये रूप नहीं होता कि कोई भी मंदबुद्धि का बालक है तो उसको आप कक्षा से बाहर कर देंगे या उसको पढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे देखिएगा, अध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में जाने मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई होगा नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं, यही तो आपका तब सही होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को सीखेंगे, ऐसा कोई तकनीक सीखेंगे जो मंद बुद्धि वाला बालक उसको आसानी से सीख सके। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ है कि बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, ठीक ना। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या होती है, इस बात को अगर आप देखिएगा तो बुद्धि जन्मजात होती है, बच्चा के अंदर जन्मजात बुद्धि नहीं होती है। याद रखिएगा, जो बुद्धि होती है बच्चा वह पूरा जीवन प्रयत्न सीखता है कुछ ना कुछ चीज को। व्यक्तिगत होती है बुद्धि, ये भी बात नहीं है। सामाजिक होती है, ये भी बात नहीं है। बुद्धि को अर्जित किया जाता है, दूसरों से सीखा जाता है। याद रखेगा, तो बुद्धि की विशेषता क्या होती है, तो बुद्धि एक दूसरे से अर्जित होती है। इस बात को याद रखेगा, समझिएगा, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इसके बाद आपका नहीं, जैसे कि आपका शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है उसके अंदर बुद्धि का धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, विकास होता रहता है। ऐसे देखिएगा, तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है कि यह समाज से एक दूसरे से बुद्धि को क्या करता है, बालक अर्जित करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाए गए, खेल खिलाएंगे तो वो यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होता है, यह सहयोग और संतुलन का विकास करता है। याद रखिएगा, जब चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो यह समय बिताने के लिए बच्चों को खिलाना होता है, ऐसा कुछ कारक नहीं होता है। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बात सही है। शिक्षकों के लिए काम आसान करता है, ऐसा कोई भी काम आसान नहीं करता है। ए और डी में अगर आप ध्यान रखिएगा तो विद्यालयों में शिक्षार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन की भावना को विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरे 31 प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म किए और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अक्षय एकेडमी।